हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों के हिंदी बिहार में। जैसे हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन ए में मिजोरम है, बी में तमिलनाडु है, सी में गोवा है और डी में क्या है, केरल है। इसमें से किसका कोटि उच्चतम है? ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी केरल का कोटि क्या है, उच्चतम है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी विस्तृत व्याख्या देखें। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है? विस्तृत व्याख्या में लिखा है कि भारत में केरल मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल प्रथम स्थान पर है। इसका मान 0.78 से अधिक है। केरल की उच्च साक्षरता दर 94% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में ही है, 94% है। ठीक है, कम शिशु मृत्यु दर, बेहद स्वास्थ्य सेवाएं तथा जनसांख्यिकी नियंत्रण इसके मुख्य कारक है। ठीक है, एनसीईआरटी मानव विकास सूचकांक की गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर की जाती है। किस आधार पर की जाती है? तो मानव संसाधन मानव विकास सूचकांक की गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक की पहुंच के आधार पर की जाती है। ठीक है, बिहार का एचडीआई में स्थान श्रेणी में आता है, नीचे श्रेणी में आता है। बिहार जो हम लोग का है एचडीआई में किस श्रेणी में आता है? निचले श्रेणी में आता है, निचले श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या, विस्तृत व्याख्या। विस्तृत विश्लेषण कहो या व्याख्या कहो। व्याख्या देखने से क्या फ़ायदा? व्याख्या देखने से ये फ़ायदा होता है, आपको एक क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, आपके सामने से गुजर जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, इसको याद रखना, केरल है। दूसरे पर मिजोरम है। दूसरा पर कौन सा राज्य है? मिजोरम है। केरल में महिला साक्षरता दर भी देश में सर्वाधिक है, लगभग 92.1% है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। ठीक है, केरल यहाँ पर अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है, केरल है। महिला में भी सबसे अधिक केरल है, 92.1% है। ठीक है, एनसीईआरटी में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सके साक्षर कहलाता है। यहाँ पे बताया है कि साक्षर किसे कहा जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सके उसे साक्षर बोला जाता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, 61.8% है। ठीक है, न्यूनतम कौन है? बिहार है। और सबसे अधिक कौन है? केरल है, 94%। ये सब फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड जो है उस प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्ण बस्तियां, पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, इनमें सभी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अब इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको मालूम चल जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश तथा नागालैंड में सुरक्षा और जल संकट के कारणों से गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। गुच्छित बस्तियां वहाँ क्यों पाई जाता है? सुरक्षा, यहाँ पे देखो, सुरक्षा और जल संकट के कारणों से गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ये भी बता दिया है कि गुच्छित बस्तियां क्यों पाया जाता है। सुरक्षा कारणों तथा जल संसाधनों की कमी के कारण लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर गुच्छित रूप में बसता है। ठीक है, जल का कमी है, संसाधन का कमी है और सुरक्षा की कमी है, इसलिए सभी लोग एक ही जगह रहता है ताकि खतरा से बचे रहे वो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकीर्ण बस्ती हिमालय राज्य तथा मरुस्थल में पाई जाती है।
प्रकीर्ण कहाँ पाया जाता है? प्रकीर्ण जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, हिमालय तथा मरुस्थल जगहों में प्रकीर्ण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है। निविल बोया क्षेत्र, प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सीमांत भूमि। तो 44 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि, भू उपयोग संवर्ग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भू उपयोग में 9 संवर्गों में बांटा गया है। भू उपयोग को कितने संवर्गों में बांटा गया है? 9 संवर्गों में बांटा गया है। इस भूमि को क्या कहा था? इसमें सीमांत भूमि कोई भू उपयोग वर्ग नहीं है, यह किसानों की श्रेणी होते हैं, जैसे सीमांत किसान। ठीक है, 9 नंबर में यहाँ देखिए 9 प्रमुख भूभाग है। वन है, गैर कृषि है, बंजर भूमि है, अस्थाई चरागाह है, विविध वृक्ष है, कृषि योग्य है, वर्तमान प्रति है, पुरातन प्रति है। ये सब 9 गो भू उपयोग वर्ग है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना देगा, लिख देगा और कहेगा कि इसमें से कौन भू उपयोग वर्ग नहीं है, तो उसमें से पहचानना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे एक और नोट्स लिखा है, टीचर्स का नोट्स लिखा है कि विद्यार्थी को समझाएं। टीचर्स का काम है कि विद्यार्थी को समझाए कि सीमांत नोट्स क्या होता है, बट अभी हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो में ज़्यादा देर का हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता है, बोर हो जाता है आदमी देखने में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? अब इनमें से कौन नदी के तट पर नहीं है? ए में कानपुर है, बी में आगरा है, सी में पटना है और डी में क्या है? भोपाल है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। भोपाल जो है नदी के तट पर नहीं है, मध्य प्रदेश में है भोपाल। ठीक है, बाकी कानपुर, आगरा, पटना ये सब नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी किसी प्रमुख नदी के तट पर नहीं है, यह झीलों का नगर है, सिटी ऑफ लेक है। जबकि कानपुर व पटना गंगा नदी के किनारे है। कानपुर पटना गंगा नदी के तट पर है, आगरा जमुना नदी के तट पर है। याद रखना है इसको, कानपुर गंगा नदी, आगरा जमुना नदी, फिर पटना जमुना नदी के तट पर है। और भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं है। भोपाल जो है किसी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं परीक्षा में अन्य उपयोगी नगर जैसे वाराणसी गंगा, कोलकाता हुगली नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को 4, 5, 6 क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब इसमें से बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो छूटने वाला नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? इसमें से कह रहा है पहचाने क्योंकि शैक्षणिक नगर कौन है? पिलानी हो गया, नैनीताल हो गया, मथुरा हो गया, उधमपुर हो गया। इसमें से पहचाना है कि कौन शैक्षणिक नगर है। तो 46 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए जो है शैक्षणिक नगर है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या कि विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है। पिलानी कहाँ है? सबसे पहले ये पढ़ना कि पिलानी कहाँ है। तो पिलानी राजस्थान के एक प्रमुख शैक्षणिक नगर है। ठीक है, राजस्थान के एक प्रमुख शैक्षणिक नगर है पिलानी, जहाँ प्रसिद्ध संस्थान BITS पिलानी स्थित है। इसके अलावा रुड़की, अलीगढ़, वाराणसी भी शैक्षणिक नगर है। नैनीताल पर्यटन नगर टूरिस्ट टाउन है। मथुरा क्या है? धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। उधमपुर छैनी क्या है? सैन्य नगर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर में हरित क्रांति संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति, इसको माइंड में सेव कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है एग्जाम में। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से, कॉफी उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, इनमें सभी। 47 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, कि हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेष रूप से गेहूं। यानी याद रखना, हरित क्रांति विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो विशेष रूप से गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था, 66-67 में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगर पूछेगा विश्व में, यहाँ पर देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा हरित क्रांति का? तो सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का
पंजाब व पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे देखना, थोड़ा कॉर्नर में लिखा हुआ है एक और चीज़ कि श्वेत क्रांति किससे है? दूध से है। नीली क्रांति याद रखना है मत्स्य से है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। और हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। इन सब क्वेश्चन को माइंड में रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक ठो बना के पूछ सकता है, ठीक है। 48 नंबर में क्या है? सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसमें ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? और नालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, सिल्ट का जमाव। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मृदा लवणता होगा। सिंचित क्षेत्र में मृदा लवणता का मुख्य कारण है, निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, विस्तृत व्याख्या थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे पढ़ने से अच्छा सा समझ में आ जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या निकला। अत्यधिक अत्यधिक नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा हो गया। अब यहाँ से ये क्लियर करना कि अत्यधिक नहर वाला सिंचाई क्षेत्र कौन है? पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा है। जल भराव हो जाता है यहाँ पे, कोशिका क्रिया द्वारा भूमिगत लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमा हो जाती है, जिससे मृदा लवणता तथा क्षारीयता बढ़ जाती है। क्या होता है वहाँ पे? जल भराव ज़्यादा हो जाता है, जिससे लवण वाला मिट्टी जो होता है ना, पानी के ऊपरी सतह पर हो जाता है और मिट्टी के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। इससे क्या होता है? मिट्टी में, मृदा में लवणता बढ़ जाता है, क्षारीयता बढ़ जाता है, ठीक है। अब नीचे वाला लाइन में देखना, ऐसी क्षारीय व लवणीय भूमि को स्थानीय भाषा में रेह कलर कहा जाता है। यानी पानी जब लग जाता है, देसी भाषा में समझो, और उसमें का जो मिट्टी होता है ना, कीचड़ टाइप का ऊपर पूरा बैठ जाता है, वो मृदा लवणता होता है, क्षारीयता होता है। उसको देसी भाषा में रेह बोला जाता है या कलर बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। ये 2 अंक वालों में पूछता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में, निम्न में से कौन सर्वाधिक सूखा पर्वण राज्य है? सबसे सूखा वाला इसमें राज्य कौन है? आप लोग आराम से इसको लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए में केरल है, बी में राजस्थान हो गया, सी में असम हो गया, सी में, डी में क्या हो गया? बंगाल हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान सूखा सबसे राज्य है भाई साहब। वह बालू ही बालू है, बारिश जल्दी वहाँ पे नहीं हो पाता है, जितना चाहिए उतना बारिश नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसका विस्तृत व्याख्या पढ़ लेते हैं। कल से थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाएगा लिखने पे कि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। भारत में राजस्थान सर्वाधिक सूखा पर्वण राज्य है। सबसे सूखा कौन है? राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है। मरुस्थल शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर होता है, जिससे काम चलने वाला है नहीं। कारण अरावली पर्वतमाला मानसून हवाओं के समानांतर होना, जिससे वर्षा नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उल्लेख करें। इंदिरा गांधी नहर का उल्लेख करना है। इसको, इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग कहीं बुक से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अभी इसमें करवाएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यानी सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार है। राइट आंसर कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश में होता है। 50 का कितना आंसर होगा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया भी होगा। भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोला जाता है। मध्य प्रदेश को कौन सा प्रदेश बोला जाता है भाई साहब? देखो यहाँ पर सोया प्रदेश बोला जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। देश के कुल सोयाबीन का लगभग आधा हिस्सा उत्पादन होता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। देश का आधा हिस्सा सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है। महाराष्ट्र सोयाबीन उत्पादन में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। सोयाबीन का मुख्य तिलहन व प्रोटीन से भरपूर दलहन तिलहन फसल है, जो खरीफ फसल में, ये कौन से फसल में आता है? खरीफ फसल में आता है। ये भी पूछ देगा सोयाबीन जो है किस फसल में, खरीफ फसल में या रबी फसल में आता है। तो सोयाबीन जो है खरीफ फसल में आता है, इसको याद रखना आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन, नरमा किससे संबंधित है? अब यह भी पूछ सकता है कि नरमा क्या है, नरमा है क्या।
नरमा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में चाय से, गेहूं से, कपास से, इनमें सभी। 51 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नरमा कपास से संबंधित है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना, और कपास किस मिट्टी में होता है? तो कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या लिखा है। नरमा उत्तरी पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में उगाई जाने वाली अमेरिकन कपास लंबे रेशे वाले की एक किस्म है। कपास की मिट्टी काली मिट्टी, देखो यहाँ पर देखने को मिल गया। कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, या रेगूर की मिट्टी भी उसको बोला जाता है। 210 पाला रहित आवश्यक है। अच्छा, कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या बोला जाता है? यहाँ पे पढ़ो, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। महाराष्ट्र व गुजरात कपास उत्पादन में सबसे आगे है। कपास उत्पादन में सबसे आगे महाराष्ट्र है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? रेगुर मिट्टी में होता है, यानी काली मिट्टी में होता है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सबसे छोटा बेसिन कौन है? सबसे छोटा बेसिन इसमें पहचानना है। नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन, तापी, गोदावरी। सबसे छोटा बेसिन इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापी बेसिन सबसे छोटा है। अब इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या देखते हैं। विस्तृत व्याख्या में है क्या? देखिए, कभी डाटा भी आपको साथ में परीक्षा में दे सकता है डाटा, ठीक है। डाटा बेस्ड पे छांटना होगा कि कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन में डाटा यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में तापी सबसे छोटी बेसिन है, 65,145 है तापी का। गोदावरी का 3,12,812 है। कृष्णा बेसिन, देखना यहाँ पे सब ज़्यादा है, लेकिन तापी जो है सिर्फ 65,000 है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो गलती ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पे देखना, तापी और नर्मदा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे VVI हो जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? तापी और नर्मदा है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है और ज्वार नदमुख बनाता है। 4-5 क्वेश्चन तो इसी दोनों में हो गया, केवल इसमें ही 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है? नर्मदा और तापी है। ये भ्रंश घाटी भी बनाती है, या ज्वार भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ज्वार नदमुख भी बनाती है, ठीक है। तो बताइए एक्सप्लेनेशन से कितना फ़ायदा है, ठीक है। इतना क्वेश्चन करने के बाद क्या एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको छूट पाएगा? थोड़ा माइंड में ये भी सोचना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? यानी दक्षिण भारत में लोग सिंचाई किससे करते हैं, कैसे सिंचाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में है नहर, बी में है नलकूप, सी में तालाब, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। भारत में, दक्षिण भारत में सिंचाई सबसे अधिक किससे होता है, कैसे किया जाता है? तो तालाब के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। असली मजा तो एक्सप्लेनेशन में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण भारत यानी पारदीपीय पठार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है। सिंचाई का मुख्य स्रोत है, यहाँ पे देखो तालाब है। पथरीली और कठोरी चट्टान संरचना के कारण यहाँ नहरें और नलकूप खोदना बहुत कठिन और खर्चीला होता है। ये भी बात समझ सकते हो कि दक्षिण भारत में पथरीला जगह है, कठोर चट्टान है, जिससे नहर खोदना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। इसलिए वहाँ के लोग तालाब से ही क्या करते हैं? खेती करते हैं, पानी पटाते हैं, पानी सिंचाई करते हैं खेत में, ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। पूछेगा सबसे अधिक सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है। और नलकूप कहेगा तो उत्तर भारत। नलकूप और नहरें सिंचाई उत्तर भारत, याद रखना। न से नलकूप, न से नहर, उत्तर भारत। न कहेगा तो उत्तर जाना है। और तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ जाती है? तो तमिलनाडु में जाना है, वो आंध्र प्रदेश में जाना है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 54 नंबर क्वेश्चन। बेलाडीला किस राज्य में है, ठीक है। देखो आप लोग ये याद रखना कि कौन सा चीज़ किस राज्य में ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे लोहा हो गया, अभी हम लोग गेहूँ पढ़ लेना, चावल पढ़ लेना कि किस राज्य में कौन फसल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। हम लोग कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन एक बार अपना से खुद से पढ़ना ताकि रिवीजन अच्छा से हो जाए, ठीक है। तो बेलाडीला किस राज्य में है?
मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी। 54 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में लिखा है बेलाडीला लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला किसके प्रसिद्ध है? लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के किस जिला में, ये भी पूछ सकता है, तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, जब आगे जाओगे ना यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करोगे तो बेलाडीला किस राज्य में ये नहीं पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो दंतेवाड़ा जिले में है। ये भी पूछेगा यहाँ से किस कोटि के हेमाटाइट निकाला जाता है, तो किस कोटि का लौह अयस्क निकाला जाता है, तो हेमाटाइट। हेमाटाइट यहाँ पे लिखा है ना, हेमाटाइट कोटि का, यानी हेमाटाइट किस्म का लोहा यहाँ से निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि निर्यात बंदरगाह, यहाँ लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया में जाता है। जो लोहा यहाँ से निकाला जाता है वो कहाँ जाता है? विशाखापट्टनम से बंदरगाह जापान और दक्षिण कोरिया में लोहा निकाल कर भेजा जाता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। किस जिला में है? दंतेवाड़ा जिला में। कौन सा किस्म का? हेमाटाइट किस्म का निकाला जाता है। पहाड़ का आकार और बैल के कुब्बड़ जैसे होने का कारण बेलाडीला कहा जाता है। बेलाडीला क्यों कहा जाता है? पहाड़ के आकार और बैल के कुब्बड़ के आकार का होता है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बेलाडीला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैप वर्क करना है। मैपिंग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, मैप को भी देखते रहना है। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य है? टीन का पढ़ लेना, अबरख का पढ़ लेना, माइका इसी का नाम होता है, लोहा का पढ़ना, पेट्रोल का पढ़ना, ये सब पढ़ना जरूरी है। कराएंगे, हम कराएंगे, सब कराया जाएगा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसी के लिए हम लोग तैयार किए हैं इस चैनल को, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, देखो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, 55 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? झारखंड होगा। सबसे ज़्यादा अबरख कहाँ होता है? झारखंड में होता है भाई साहब। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में झारखंड अबरख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। झारखंड का कोडरमा जिला विश्व में सबसे अधिक। अब पूछेगा कि झारखंड में कहाँ सबसे ज़्यादा अबरख निकलते हैं, तो कोडरमा जिला में। यहाँ देखो फैक्ट चीज़ों पर ध्यान देना है। कोडरमा जिला में सबसे ज़्यादा अबरख होता है। ठीक है, अबरख की राजधानी कहा जाता है किसको? कोडरमा को। अबरख का राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। रूबी अबरख यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला सफ़ेद गुलाबी रूबी अबरख पाया जाता है। ये भी पूछ देगा कि रूबी अबरख कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड के कोडरमा में रूबी अबरख पाया जाता है। अबरख किस काम में आता है? तो देखिए यहाँ पे अबरख विद्युत का कुचालक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में काम किया जाता है। ठीक है, एक होता है बैड कंडक्टर होता है, एक होता है गुड कंडक्टर होता है, कुचालक और सुचालक होता है। यानी जिससे करंट चल जाएगा सुचालक होगा, जिससे करंट आसानी से नहीं जाएगा कुचालक होगा। तो अबरख जो है विद्युत का कुचालक है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह पेटी अबरख के लिए पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे न पाए एग्जाम में। चलो 56 नंबर क्वेश्चन में काकरापड़ा किस राज्य में है? काकरापड़ा किस राज्य में भैया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, काकरापड़ा हो गया, काकरापड़ा किस राज्य में है? राजस्थान में हो गया, गोवा में हो गया, गुजरात में हो गया, कर्नाटक में हो गया। तो 56 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो गया। काकरापड़ा कहाँ है? गुजरात में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, असली मज़ा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो इसको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। देखो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रावतभट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ तक पीछा करेगा पता है? कंपटीशन तैयारी करोगे वहाँ तक आपका ये पीछे करेगा। ठीक है, बीपीएससी यूपीएससी लेकर रेलवे वेलवे सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए अभी इसका क्लियर कर लेना है, इसको पूरे को क्लियर कर लेना अभी। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे रावतभट्टा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम या कल्पकलम तमिलनाडु में है।
परमाणु केंद्रों के राज्यों का मिलन प्रश्न बोर्ड परीक्षा पसंदीदा पैटर्न है। यानी इसको मिलान करने जैसा लिख देगा, कहेगा मिलान करो, इसलिए इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना इसको और पूरा याद कर लेना, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। नोआमुंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? देखो पूछ दिया ना, नोआमुंडी, नोआमुंडी किस राज्य में है ये पहचानना है। तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो 57 का कितना आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, झारखंड। लौह अयस्क देखना, छत्तीसगढ़ मत लगाना, देखना जगह का नाम कहाँ का लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो नोआमुई कहाँ है? नोआमुंडी झारखंड में है। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में, हम विस्तृत व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में है। किस जिले में है? इसमें याद है, ये ध्यान रखना है, किस जिले में है? तो सिंहभूम जिले में है। यहाँ से कौन सा लोहा निकाला जाता है? टाटा स्टील जमशेदपुर संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। यहाँ से लोहा निकाल करके टिस्को में भेजा जाता है, यानी टाटा स्टील के पास भेजा जाता है। और देखो यहाँ पे गुआ खदान, यह भी झारखंड में स्थित प्रसिद्ध, पूछेगा गुआ खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुआ खदान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नोआमुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोनों कहाँ है? तो दोनों झारखंड में है। नोआमुंडी और गुआ खदान दोनों झारखंड में है। सिंह भूमि लौह अयस्क पेटी भारत के सबसे पुरानी खनन पेटियों में से एक है। पूछेगा सबसे पुरानी लौह अयस्क खनन पेटियों में से एक कौन है? सिंह भूमि है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? 58 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आ गया, जैसे नरौरा पढ़ाए थे अभी, तारापुर पूछ रहा है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र हो गया, बी में उत्तर प्रदेश हो गया, सी में गुजरात हो गया, डी में कर्नाटक हो गया। इसका राइट आंसर कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने, उसमें पूरा आपको शायद पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। देखो तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। किस जिले में? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। ये भी आपसे पूछ सकता है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र है। पूछ देगा कि भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र कौन है? तो यही है, तारापुर है, ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र है तारापुर, ठीक है। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा है तारापुर, इसको ध्यान में रखना। यह बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। यह वर्ष 1969 भी याद दिलाएं, 1969 को भी वर्ष याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर में, निम्न में से कौन रेडियो सक्रियता का खोज, रेडियो सक्रियता खनिज है? और सॉरी, हमको लगा रेडियो सक्रियता का खोज का पूछ रहा है। रेडियो सक्रिय खनिज कौन है? ऑप्शन नंबर ए में तांबा है, अबरक है, यूरेनियम है, इनमें सभी है। 59 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो 59 का राइट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है रेडियो सक्रिय खनिज है, ठीक है। ये साइंस में आपको पढ़ने को मिलेगा, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे फुल फॉर्म में इसको पढ़ना होगा, ठीक है। आज आप 59 नंबर के एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा। यूरेनियम एवं थोरियम मुख्य रेडियो सक्रियता आणविक खनिज है। क्या है? आणविक खनिज है, जिनका उपयोग परमाणु उत्पादन में होता है। इसका उपयोग किस में होता है? परमाणु उत्पादन में होता है। जादूगोड़ा, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है क्या? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किस लिए? यूरेनियम खनन के लिए। कहाँ है? झारखंड में है, ये बात याद रखना है। थोरियम केरल के तटीय बालू प्रचुर मात्रा में पाया। थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है केरल में, ठीक है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? झारखंड में है। तांबा अलौह धातु तथा अबरक अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? ये अधात्विक खनिज है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है पंचपटमाल खनिज, पंचपटमाल खान किस खनिज से संबंधित है? अटपटा क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचपटमाल खान किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन 1 में है अबरक, बी में पेट्रोलियम, सी में यूरेनियम और डी में बॉक्साइड है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बॉक्साइड से संबंधित है, ठीक है। ये बॉक्साइड किसका खनिज है? कमेंट में बताना बॉक्साइड किस अयस्क का खनिज है, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। तो यह लिखा है पंचपटमाल खान उड़ीसा के कोरपुट जिले में है। उड़ीसा के किस जिले में है? उड़ीसा के
कोरपुट जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बक्साइट निक्षेप है। यहाँ पे बता भी दिया कि बक्साइट किसका अयस्क है, तो बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यह नालको, नालको का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नालको मिलेगा, हिंडाल्को मिलेगा, नवरत्न मिलेगा, महारत्न मिलेगा, ये सब कंपनी पढ़ने को मिलेगा। कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है बाबू। देखिए उड़ीसा, भारत में बॉक्साइट सर्वप्रथम, सबसे अधिक भारत में बॉक्साइट कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। सबसे अधिक भारत में बॉक्साइट कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। और बॉक्साइट का सबसे अधिक खनन कहाँ होता है, सॉरी, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। बॉक्साइट किसका है, इसका एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन का ये सीरीज ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। बाय, थैंक यू।